हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 15 जून 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एंड न्यूज़ ऑन एआईआर। सो मेन जो हेडलाइंस हैं न्यूज़ ऑन एआईआर की हम देखने से पहले जो आज एक इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आप वीडियो को शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज एक इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है जो है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। 2021 की जो थीम है वो भी देखेंगे। एंड वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे 73% ऑफ एल्डरली पीपल को अब्यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है। ड्यूरिंग लॉकडाउन में इन्होंने फेस किया ये चीज़ें। ठीक है, एंड इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 15 जून टू हाईलाइट द इशू। जो भी एल्डर अब्यूज़ है उसके जो इशू हैं उसको हाईलाइट करता है। और 2006 में ये स्टार्ट किया गया था और 15 जून को मतलब मनाया जाएगा एल्डर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने फाइनली रिकॉग्नाइज किया इसको 2011 में। ठीक है, तो काफ़ी सारे मतलब जो बुज़ुर्गों के साथ होता है शारीरिक रूप से उनका मानसिक शोषण होता है, सेक्सुअली, फिनेंशियली एंड सोशल इन नेचर एंड ऑल्सो इंक्लूड्स इल ट्रीटमेंट, या फिर उनको क्या कर देते हैं, उनको निगलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये सब है। ये जो एजवेल फाउंडेशन है तो उनका सर्वे था ये, जिसमें ये बताया गया कि 73% ऑफ एल्डर्स फेस्ड अब्यूज ड्यूरिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन एमिड ऑनगोइंग सेकेंड वेव इन इंडिया। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड finding showed that the pandemic has adversely affected the lives of 82% of the respondents। ठीक है, तो इस साल की जो थीम है वो देख लेते हैं। एक्ट क्या था ये, एक्सेस टू जस्टिस। ठीक है, एक्सेस टू जस्टिस इस साल की थीम है। एक्सेस टू जस्टिस इस साल की थीम है। और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कि मतलब सारे जो एल्डरली पीपल हैं उनको इन सब चीज़ों से बचाना, उनको क्या करना, जो भी डिजिटलाइजेशन है उनका इम्पैक्ट, जेंडर बायसेस है ना, और जो अब्यूज़ होता है उनके साथ उसको रोकना, इसका मेन उद्देश्य इसका होता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, इससे पहले वर्ल्ड ब्लड डोनर डे था 14 जून को, एंड 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और ग्लोबल विंड डे भी है आज। ठीक है, तो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे जो है ये याद रखना। एंड 1 in 6 वुमेन ओवर द एज ऑफ 60 ये डोमेस्टिक अब्यूज़ मतलब रिसर्च बताती है कि इनके साथ डोमेस्टिक अब्यूज़ होता है। यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेसेस यूएन हाई लेवल डायलॉग सेज इंडिया इज़ वर्किंग टुवर्ड्स रिस्टोरिंग 2.6 करोड़ हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड। तो हमारे जो हमने एक सेट मतलब टारगेट सेट किया है कि 2030 तक हमें करना है, तो हम उसको अचीव करने की दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये यूएनसीसीडी जो है इसके बारे में बताइएगा। कल मैंने डिस्कस किया था यूएनसीसीडी कब इस्टेब्लिश ये हुआ था। ठीक है, एटलीस्ट ये आप अभी पॉज करके वीडियो गूगल पे सर्च करके आप बता सकते हो, या फिर कल का अगर याद है तो अभी कमेंट कर सकते हो। सो इंडिया ने हमेशा से ही इम्पोर्टेंस दी है लैंड को, और क्योंकि हमें मतलब बहुत अर्थ को हम अपनी मदर मानते हैं। एंड ही गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द बर्नी रीजन in run of Kutch in Gujarat to illustrate how restoration of land can start a virtuous cycle of good soil health और land productivity। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया। यहाँ पे लैंड रिस्टोरेशन किया गया था by developing grassland which helped in achieving land degradation neutrality। और यहाँ पे काफ़ी जो पेस्ट्रल एक्टिविटीज़ हैं है ना, एनिमल हस्बेंड्री हैं, इसको भी प्रमोट किया गया था काफ़ी ज़्यादा। तो हम ये सब कर रहे हैं और 2030 तक का जो हमारा गोल है उसको भी हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे बोला दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू इंडिया इमर्जेज एज 14th मोस्ट चैरिटेबल कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, 14th मोस्ट चैरिटेबल कंट्री हम बन गए हैं। एंड इंडिया इमर्जेज 14th मोस्ट चैरिटेबल कंट्री। ये वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की रैंकिंग है। ठीक है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स इंडिया रैंक्स 14th, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। एंड ये बोला जा रहा है कि 61% ने इंडियंस ने हेल्प किए स्ट्रेंजर्स की, 36% ने मनी डोनेट की है, 34% ने क्या किया, वॉलंटियर्ड मतलब वो स्वैच्छिक तरीके से उन्होंने कार्य किया है।
ठीक है। तो ये CAF के द्वारा ही, जो इंडिया चैरिटीज़ एड फाउंडेशन है, इनके द्वारा रिलीज़ की जाती है। सर्वे हाईलाइट्स द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन चैरिटेबल गिविंग, कि किसने कितना चैरिटेबल के क्षेत्र में मतलब कार्य किया है। तो हम टॉप 20 मोस्ट जनरस कंट्री में बन गए हैं। दिस इज़ अप फ्रॉम द 10-year ग्लोबल रैंक ऑफ 82। फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेयर द सर्वे वाज अंडरटेकन इन द वीक्स बिफोर द फर्स्ट वेव ऑफ पैंडमिक, इनकी भी टॉप 10 रैंकिंग्स में ये हैं। और मोर देन हाफ 55% जो वर्ल्ड के एडल्ट हैं, 3 बिलियन पीपल, इन्होंने मतलब किसी ना किसी की हेल्प की है जिसे वो जानते नहीं थे 2020 में। एंड द रिपोर्ट सेज स्कोर्स ऑफ इंडिया रैपिडली इम्प्रूव बिटवीन 2017 एंड 19, एंड दिस इम्प्रूवमेंट वाज मेंटेन ड्यूरिंग 2020। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। और 61% जो थे इसमें इंडिया के ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है ना, कितनों ने मनी डोनेट की है और कितनों ने क्या किया है। UK PM Boris Johnson's delay easing of corona restriction until July 19. NATO leaders declare China's constant security challenge. तो अभी NATO के बारे में भी अभी बताएंगे हम। इसके अलावा 33,000 severely malnourished children in Tigray region। तो कल भी हमने देखा था इथोपिया एट हायर रिस्क है ना, और इस रीजन के बारे में भी हमने बात की थी। तो नेटो काफ़ी बार न्यूज़ में आया है, तो नेटो के बारे में देख लेते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो इस्टेब्लिश हुई थी बाय वॉशिंगटन ट्रीटी। ठीक है, वॉशिंगटन ट्रीटी के द्वारा इस्टेब्लिश हुई थी। एंड और ये साइन हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, 1949 4 अप्रैल। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स बेल्जियम में है। एंड हेडक्वार्टर ऑफ एलाइड कमांड ऑपरेशन मॉन्स बेल्जियम में। ठीक है, सिग्निफिकेंस यही है कि इट कॉन्स्टिट्यूट अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो मेंबर्स होते हैं वो म्यूचुअली एग्री होते हैं कि क्या करेंगे। कोई भी अगर एक्सटर्नल पार्टी क्या करती है, अटैक करती है, तो वो सब में सारी कंट्रीज़ में अटैक माना जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स इसके दो होते हैं, पॉलिटिकल और मिलिट्री। पॉलिटिकल ये होता है कि जितने भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको प्रमोट करती है और मेंबर्स को इनेबल करती है कि वो कोऑपरेट करें, कंसल्ट करें, डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हुए हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करें। ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड करें, लॉन्ग रन में जो होने वाले जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उसको भी प्रिवेंट करें। मिलिट्री की बात करें तो मिलिट्री पर्पस इनका ये है कि ये कमिटेड है पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। एंड इफ़ डिप्लोमेटिक, अगर डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स हैं वो फेल हो जाते हैं तो इनके पास ये मिलिट्री पावर है कि क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशन ये अंडरटेक कर सकती हैं। और ये कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज नेटो फाउंडिंग ट्रीटी का आर्टिकल 5 में मेंशन है, जो वॉशिंगटन ट्रीटी का, और अंडर अ यूनाइटेड नेशन मैंडेट अलोन और इन कॉर्पोरेशन विद अदर कंट्री इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये नेटो के बारे में हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो एक हॉलीवुड ने मूवी फिल्म बना रहे हैं क्राइस्ट चर्च मॉस्क पे जो मैसेकर मतलब उस दिन हुआ था यहाँ पे न्यूजीलैंड में, और हॉलीवुड टेक्स ऑन क्राइस्ट चर्च मैसेकर स्पार्क्स एंगर इन न्यूजीलैंड। तो इस पर भी प्रोटेस्ट चल रहा है। क्राइस्ट चर्च की एक बार लोकेशन हम देख लेते हैं। उस दिन हमने न्यूजीलैंड को हमने ऑलरेडी देखा था, है ना। यहाँ हम केन्या से वापस आ जाएं कल। आई थिंक हमने ऑकलैंड को डिस्कस किया था, तब हम मैप देख रहे थे, क्योंकि ऑकलैंड मोस्ट लिवेबल सिटी की कैटेगरी में आया था, है ना। जो कि यहाँ पे मैंने बताया था 2 पार्ट में डिवाइडेड है न्यूजीलैंड की, जब भी हम स्टडी करेंगे। एक नॉर्थ आइलैंड है, ठीक है, और दूसरा सदर्न आइलैंड। तो सदर्न आइलैंड में यहाँ पे क्राइस्ट चर्च है, ये ठीक है, ये देखने को मिलेगा आपको क्राइस्ट चर्च की लोकेशन। बाकी जो इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, ये नॉर्दर्न आइलैंड में है। और यहाँ पे ये ऑकलैंड है, ठीक है, ये ऑकलैंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इसके अलावा टिग्रे रीजन जो है इथियोपिया का, तो देखो टिग्रे में भी अगर हम जाएं तो ये रहा टिग्रे रीजन, जो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड है। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या हो गया, जो मतलब फूड शॉर्टेज है ना, फैमिन एक यहाँ पे चल रहा है इस रीजन में। और इरिट्रिया और इथियोपिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो टिग्रे नॉर्थ मोस्ट रीजनल स्टेट है ये इथियोपिया का, एंड इज़ द होमलैंड ऑफ टिग्रियन। और कुनामा पीपल्स यहाँ पे इरोप पीपल्स रहते हैं, और इसको रीजन 1 बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी इज़ मैकले। ठीक है, तो ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहने वाली जो लोकेशन है उसको उसी टाइम हमको देख लेना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे क्या है। एक जो क्राइस्ट चर्च के बारे में मैं आपको ये बताना चाहती थी कि इसको कॉल टू एक्शन टू एलिमिनेट टेररिस्ट एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म कंटेंट ऑनलाइन, तो यूएसए ने भी इसको ज्वाइन किया था। ये न्यूजीलैंड लेड ग्लोबल कैंपेन है टू स्टैम्प आउट वायलेंट एक्सट्रीमिज्म ऑनलाइन। ठीक है, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म जो 51 पीपल जो मुस्लिम कम्युनिटी के थे, तो इनकी जान चली गई थी, मतलब इनको मार दिया गया था टेररिस्ट अटैक में। और
तो कॉल इज़ एन एक्शन प्लान, इसको मतलब गवर्नमेंट कमिट करती है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेट प्लेयर्स कि जो भी सीरियस मेजर हैं वो लेने चाहिए, है ना, इससे रिलेटेड। तो ये है। ये क्वेश्चन आपके लिए था, प्रबंध पोर्टल क्या है, ठीक है, प्रबंध पोर्टल के बारे में मैंने बताया था। और एक ये है, इन्विजन मिशन इन यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जुपिटर के लिए, मून के लिए, विनस के लिए, आर्कटिक पोल के लिए। दूसरा आप यूएनसीसीडी के बारे में आप बता सकते हो। प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, सो आप कभी भूलोगे नहीं। इसराइल में जो न्यू कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, स्टार्ट वर्क्स, नेतन्याहू प्रोमिसेस टू आउटस्टेट, ठीक है। तो अभी बहुत मतलब कम मार्जिन से ये जीते हैं, तो अगर कभी भी एक भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट हट जाता है तो ये सरकार दोबारा से गिर जाएगी और फिर नेतन्याहू जो है पावर में आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एट फर्स्ट समिट विद बाइडेन, नाटो लीडर्स से चाइना प्रेजेंट सिस्टमेटिक चैलेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है US mending ties with major allies, तो बाइडेन फर्स्ट फेसिंग टू फेस मीटिंग विद G7 एंड नाटो के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो ये क्या कर रहे हैं, जो पावरफुल इंटरनेशनल अलायंसेज हैं वो अपनी लीडरशिप, जैसे बोला था ना अमेरिका इज बैक, तो उसी तरीके से सबसे अपने जो रिलेशन है वो यूरोपियन कंट्री में भी विजिट करेंगे। तो दिस कम्स आफ्टर 4 years ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अंडर विच द US हैज़ हैड एंड ऑफ्टन टेंस रिलेशनशिप। हमारे मतलब यूएसए के जो ग्लोबल अलायंस के साथ जो रिलेशनशिप थी वो टेंस थी। इवन नेटो के साथ भी कुछ अच्छे रिलेशन नहीं थे, फ्रॉम विच ट्रम्प हैड इवन थ्रेटन टू विदड्रॉ, ना, ट्रम्प ने बोला था कि ये सही नहीं है नेटो। एंड नाउ द यूएस हैज़ बीन एबल टू कन्विंस इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाइज टू पुट अप इन अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट व्हाट इट बिलीव्स आर मेजर थ्रेट्स फ्रॉम रशिया एंड चाइना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट परस्पेक्टिव है। और नेटो अप्रोचेस कतर टू सीक ट्रेनिंग बेसिस, है ना, सिक्योरिटी ऑफिशियल जो नेटो कमांड है, तो उन्होंने कतर को भी अप्रोच किया है कि वहाँ पे वो एक बेस मतलब यूज़ करना चाहते हैं, जहाँ पे वो जो अफगानिस्तान की फोर्सेज हैं, स्पेशल फोर्सेज हैं, उनको वो ट्रेन करेंगे। स्ट्रैटेजिक कमिटमेंट उनका ये है आफ्टर फॉरेन फोर्सेज जो अफगानिस्तान से विड्रॉ हो गया है, ठीक है। तो ये भी है। और 36 कंट्री इन्वॉल्व है इसमें, नेटो रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन इन अफगानिस्तान। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है नेटो के बारे में भी। देन यहाँ पे क्या है, डिवाइन वेसल टू मार्क चाइनाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सिंस 2016। तो चाइना की स्पेस क्राफ्ट है, विल ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द गोबी डेजर्ट, ठीक है। तो गोबी डेजर्ट से ये जाएगी। एंड क्या नाम है इसका, शिंजो 12। सो शिंजो 12 मतलब ये होता है डिवाइन वेसल। और ये थर्ड होगी, इनके जो 11 मिशन थे नीडेड टू कंप्लीट चाइना स्पेस स्टेशन, 2022 तक इनका प्लान है कि ये अपना कंप्लीट करना चाहते हैं चाइना का स्पेस स्टेशन। एंड 4 विल बी मिशंस विद people on board potentially propelling up to 12 Chinese astronauts into space। अभी जो है 11 men और women गई हैं, चाइना has sent since 2003, ठीक है। देन प्राइम मिनिस्टर इंडिया टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे दिखी नहीं थी, बट यही है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ना। लैंड क्या है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है सपोर्टिंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड और वेब ऑफ लाइफ फंक्शन, इसी से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर हमारी लैंड सही रहेगी, सब कुछ सही रहेगा, तो मतलब सारी चीज़ें बैलेंस्ड रहेंगी, है ना। तो यही सब यहाँ पे कहना था, तो एक बार इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और डिक्लेरेशन ऑफ 2019 जो था, बेटर एक्सेस एंड ओवर लैंड, एम्फेसिस जेंडर, तो यही सब है, ठीक है। अब यहाँ पे अ प्रॉमिस ऑफ रिन्यूअल, ठीक है। तो ये सी राजा मोहन का एक अच्छा आर्टिकल है, द राइटर इज डायरेक्टर ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि G7 की जो स्टेटमेंट है ये एक ओपन सोसाइटी के लिए, आगे के लिए, मतलब ये एक ब्लूप्रिंट तैयार करती है कि इंडिया के वेस्ट के साथ जो फ्यूचर इंगेजमेंट रहेंगे वो किस तरीके के रिलेशन रहेंगे, ठीक है। पहले तो मैं आपसे मतलब ये बोलना चाहती हूँ, जब से हम G7 के बारे में पढ़ रहे हैं तब से आपको जैसे G7 को अगर आप कोई भी पूछे तो आपको क्या क्या चीज़ें याद आ रही है, तो आप उसको रिकॉल करने का ट्राई करें कि क्या क्या मतलब आपने अभी तक सुना, क्या क्या पढ़ा उसके बारे में, तो हमारे काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो G7 ये पहले G8 था, जो मुझे पता मतलब है, अगर मैं रिकॉल करूँ 1975 में ये एज अ इनफॉर्मल फोरम के रूप में इस्टेब्लिश्ड हुआ, ठीक है। इनफॉर्मल फोरम जिसमें कौन कौन सी कंट्री है, अब हमेशा दिमाग में ये रहता है मेरे, गर्लफ्रेंड जूस, है ना, जो एक निमोनिक्स होता है जिसको आप याद कर सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। JUIC, ई को हटा दो, G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस, J फॉर जापान, U एंड 2 U याद रखने ना, US एंड UK हो गए।
I फॉर इटली, C फॉर कनाडा। ठीक है, तो ये 7 कंट्रीज प्लस EU के लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार जो समिट हुई कहाँ पे हुई? UK में समिट हुई। ठीक है, तो यूके में कॉर्नवेल और ये कॉर्बिस जो बे था यहाँ पे सबमिट हुई। और कौन सा सेशन था ये? 47 सेशन था। ठीक है, 47 सेशन। ये सारे न्यूज़ डिस्कशन से ही याद हुई ये चीज़ें। 47 सेशन में गेस्ट कंट्रीज को भी बुलाया है। ठीक है, तो इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस साउथ कोरिया, ये क्या है? गेस्ट कंट्रीज हैं इसमें। ठीक है, सबको एक तरीके से कस्टम बना है कि इनको बुलाना ही है। दूसरा, यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या बोला? वन अर्थ एंड वन हेल्थ, है ना, वन अर्थ एंड वन हेल्थ की बात की गई। फिर ओपन सोसाइटीज़ एंड ओपन इकोनॉमिक्स की बात की गई। नेचुरल अलाइज हम इनके हैं, ये बात की गई। फिर क्लाइमेट चेंज ऑफ एक्शन, इस पे बात की गई थी। और बिल्डिंग बैक बेटर एंड बिल्डिंग बैक ग्रीनर, तो ये जो बोरिस जॉनसन है उनका ये कहना था, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 2 इम्पॉर्टेंट मैसेज इमर्ज होते हैं इंडिया के पार्टिसिपेशन से। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज यहाँ पे कॉर्नवेल रीजन में साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड में ये मिली थी। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रोक्लेम किया कि इंडिया जो है G7 का नेचुरल अलाय है और इसका पार्टनर है, और शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे हम ध्यान देंगे वेस्ट के साथ। दिस वॉज रिफ्लेक्टेड इन अ स्टेटमेंट ऑफ ओपन सोसाइटीज़, है ना, तो ये था। और इंडिया इशूड अलॉन्ग विद द मेंबर्स ऑफ G7 ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ कोरिया, तो ये 3 क्या है, एक गेस्ट कंट्री इनको बुलाया है। एंड 2 आइडिया सर्टेनली नॉट न्यू, मतलब देखो ऐसा नहीं है कि हम पहली बार G7 में जा रहे हैं। ठीक है, पहले भी जब फ्रांस में इमैनुअल मैक्रो ने हमें बुलाया था तो बियर्डेड समिट में G7 की हम यहाँ पे गए थे। और अभी ये है कि क्यों मतलब डिफरेंट है ये वाली जो है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बैक इन द, अगर हम पहले 1998 की बात करें, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, तो उस टाइम पे उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि न्यूयॉर्क या फिर US हमारा नेचुरल राय हो सकता है। लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो हमारी स्थिति थी वो मतलब सही नहीं हुए संबंध USA के साथ। सैंक्शंस लगाए थे उन्होंने जो इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट थे, है ना। और फिर येट इंडियाज़ न्यूक्लियर टेस्ट क्रिएटेड द कंडीशंस फॉर रैपिड रीअप्रोचमेंट, तो हमें जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह या फिर वाजपेयी जी के शासनकाल में हमको एक दूसरी अप्रोच रखनी पड़ी, है ना। और अभी भी मतलब ये सब है, हम जो है यूरोप के साथ भी अपनी इंगेजमेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं डेली। एंड कॉर्नवॉल जो समिट है कैन बी सीन एज द बिगिनिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडियाज़ कॉपरेशन विद द वेस्ट, है ना। तो इंडिया ओकेजनली पार्टिसिपेट करता है G7 समिट में। और G7 फोरम जो है ये भी इनफॉर्मल कंसुलेटिव ग्रुप था जो वेस्टर्न इकोनॉमिक्स के बीच में था मिड 1970s में। उस टाइम पे G8 था, रशिया हट गया था क्रीमिया के जब बहुत एनेक्सेशन में उन पर हैवी क्रिटिसाइज उनका होने लगा था, क्रिटिसिज्म। द मोर रिप्रेजेंटेटिव G20 भी था। अभी ये बोला जा रहा है कि देखो ये तो मतलब एक ठंडे बस्ते में चला गया था मिड 1970s तक, है ना, मिड 1970s तक कर रहा था। फिर 2008 में क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, उस टाइम पे फिर ये डेड ही हो गया था ऑलमोस्ट। तब जिसकी डोमिनेंस थी वो कौन थी? G20 नेशन, जिसमें चाइना, रशिया, इंडिया, बहुत बहुत सारे और कंट्रीज आते हैं। तो इसने G7 को सुपरसीड कर लिया था। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, ये पता हुआ कि मतलब चाइना एक तरीके से गेम मतलब गेम खेल रहा है, वो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को चेंज कर रहा है ना, जो अमेरिका के डिसएडवांटेज हैं। देयर हैज़ बीन रिन्यूड इंटरेस्ट लाइक माइंडेड, तब फिर उसके बाद फिर से सोचा गया कि लाइक माइंडेड कोलेशंस जो हैं उनमें आना चाहिए G7 को, और इम्पॉर्टेंटली रिकॉग्नाइज किया गया कि इसको एक्सपेंड किया जाना चाहिए, है ना। और जो लार्जर डेमोक्रेसीज हैं जैसे इंडिया, इनको भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे चाइना नहीं है ना, चाइना क्योंकि इकोनॉमिक एस्पेक्ट में तो खड़ा उतरता है G7 की कंट्री बनने के लिए, लेकिन वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो यहाँ पे मेन ये कोलिशन ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। सो ग्रेटर पावर रेवलरी मेंट देयर वाज नो कंपेलिंग पॉलिसी अर्जेंसी टू कंस्ट्रक्ट एन अलायंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि चाइना के जो बहुत सारे मतलब क्या है उनको भी आउटलाइन किया गया, जो एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, उन क्योंकि ये क्या कर रहा है, रीओरिएंटेशन कर रहा है ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड डिमांडिंग अ फ्रेश इंक्वायरी कि कोविड-19 के क्या ओरिजिन है पैंडमिक इन चाइना। और फिर क्या बीजिंग के जो जिनजियांग और हांगकांग में जो एट्रोसिटीज़ वो करते हैं, ठीक है, रेजिंग कंसर्न्स अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट, तो ये सब इसमें शामिल था इस समिट में। सो G7 इंटू अ चाइना बैशिंग एक्सरसाइज, मतलब बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं कि वो डायरेक्टली चाइना को काउंटर नहीं करना चाहती, है ना। तो
एक वो चाइना बैशिंग एक्सरसाइज नहीं बनाने देना चाहती थी कि वहाँ पे चाइना को ही क्रिटिसाइज़ किया जाए। तो उन्होंने कुछ सॉफ्टन पॉलिटिकल अप्रोच भी रखी, जैसे जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैं, तो उन्होंने चाइना को डायरेक्टली रेफर नहीं किया। एंड स्ट्रॉन्ग व्यू था उनका, डोर मस्ट बी केप्ट ओपन फॉर एंगेजमेंट विद चाइना, कि एटलीस्ट हम जो क्लाइमेट चेंज के इशू हैं उसमें तो चाइना के साथ कर ही सकते हैं एंगेजमेंट, है ना। सो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बैडन ट्यूसडे कॉन्क्लेव विद द लीडर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूएस चाइना rivalry हैज़ ऑल्सो लाइकली टू फॉर्म द बैकड्रॉप। तो ये भी है एक तरीके से, सबसे ही ये संबंध बनाने चल रहे हैं बाइडेन, अपने रिलेशनशिप जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और अगर जैसे जो इंडो पैसिफिक है रीजन, तो वो हमारे लिए क्या प्रोवाइड करता है, रीजनल बेसिस एक इंडिया को देता है इंगेजमेंट करने का यूएस और यूरोप के साथ, और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करता है, द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19, है ना। तो ये भी क्या करता है कि इंडिया की इंगेजमेंट वेस्ट के साथ एक सही तरीके से बनी रहे। तो रेंज ऑफ न्यू चैलेंजेस जो हैं उसमें हमको देखना होगा इंडिया और वेस्टर्न पार्टनर्स के बीच में, जैसे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने जो प्रेजेंट किए हैं नए चैलेंजेस, रेडिकलाइजेशन है, डिसइंफॉर्मेशन है, इलेक्टोरल इंटरफ्रेंस है, साइबर अटैक्स है, जो सोशल मीडिया कंपनीज है, बिग टेक जिनको बोला जाता है, उनका रोल क्या है ना। तो ये सब है। द स्टेटमेंट ऑन ओपन सोसाइटी प्रोवाइड्स अ साउंड बेसिस फॉर सच एन एंगेजमेंट। तो यहाँ पे लास्ट ऑफ कपल ईयर्स की बात करें हम, तो ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि जैसे वाजपेयी के शासनकाल में स्टार्ट हुए G7 के जो ओपन सोसाइटी से रिलेटेड जो संबंध है, हुज गवर्नमेंट ज्वाइन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इनिशिएटिव, बिल क्लिंटन के टाइम पे ग्लोबल कम्युनिटी एंड डेमोक्रेसी की बात हुई थी। फिर मनमोहन सिंह ने ज्वाइन किया बुश एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रमोटिंग अ ग्लोबल डेमोक्रेसी फंड एट UN, है ना। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव हैं इसके इस दिशा में। देन यहाँ पे 1 ईयर आफ्टर गलवान, तो दिल्ली मस्ट रिव्यू इट्स चाइना नैरेटिव क्राफ्ट क्लियर आइड स्ट्रैटेजिक पॉलिसी। तो ये जो दो आर्टिकल है, ये वाला और माइलस्टोन गलवान, तो ये एक तरीके से एक ही, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, पर यहाँ पे मतलब ये है कि अभी देखो आपने रिसेंटली ये 12 जून को ये अनाउंस किया गया, जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे राजनाथ सिंह, तो इन्होंने एक रिवाइज पॉलिसी को रिवाइज किया है। एक इन्होंने ये बोला है कि जो भी मतलब इंडिया के जो वॉर डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड, जो भी हिस्ट्री है, तो उनको कंपाइल करेंगे और उनको पब्लिक में रखेंगे, है ना, ताकि ये क्या हो, एक सही तरीके से जो भी एनालिसिस है हमारे हिस्ट्री में क्या हुआ, हमारे जो एग्जैक्टली जो वॉर हुआ था, ऑपरेशंस चलाए गए थे, उसमें क्या था, तो वो हमारे अगर कोई किसी को एजुकेशनल रिसर्च भी करनी होगी तो एक ऑथेंटिक सोर्स ये माना जाएगा, ठीक है। और जिससे जो एक अनावश्यक अफवाहें जो होती हैं वो भी दूर होंगी, ठीक है। तो एक सही विवरण मिलने पे जब ऐसा होगा तो ये होगा। अब यहाँ पे ये था कि जैसे जो डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत तीनों है आपके, जल थल सेना नौसेना, है ना, नेवी आर्मी और एयरफोर्स, तो इन सब का, इसके अलावा तीनों सेनाओं के अलावा जो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है वो, फिर असम राइफल्स और इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। तो इनके जितने भी जो हैं, एक वॉर डायरीज होगी इसमें, ठीक है। तो इन्होंने जो भी ऑपरेशन कंडक्ट किए हैं उससे रिलेटेड सब यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस इन वॉर डायरीज में किया जाएगा, ठीक है, जो भी ऑपरेशंस किए गए हैं। इसके अलावा क्या होगा, लेटर्स ऑफ प्रेसिडेंट होगा, जिसमें मतलब अगर कोई भी ऑपरेशंस के बीच में कोई डायलॉग हुए हैं किसी के साथ, है ना, ऑपरेशन रिकॉर्ड बुक एक होगी, तो पूरी इसमें सारी जानकारी दी जाएगी। और ये पब्लिकली किसके अंतर्गत ये होगा, एक एक्ट था जो हमने कल भी शायद डिस्कस किया था, जो पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट है, पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट ऑफ 1993, और पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स, ठीक है, पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स है 1997, तो इसके तहत ये किया जाएगा, ठीक है। तो ये था। अब लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अभी तक हमको बहुत सारे जो वॉर हुए हैं उनमें क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। और जैसे 1962 का जो चाइना के साथ हुआ था, स्टिल अंडर वेब्स, विल नॉट बी पार्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी, तो ये तो नहीं बनेगा। अपेरेंटली अनदर कमिटी विल टेक अ व्यू ऑन प्रीवियस वॉर। तो ये बोल रहे हैं कि न्यू पॉलिसी में ये होगा कि जैसे ऑपरेशन और जो वॉर है अगर वो एंड हो गया, कंप्लीट हो गया, तो फर्स्ट कट ऑफ हिज हिस्ट्री टू बी प्रिपेयर्ड एंड डिसिमिनेटेड फॉर इंटरनल सर्कुलेशन, तो विद इन 5 ईयर के अंतर्गत ही वो पब्लिक में आनी चाहिए, ठीक है, पब्लिक डोमेन में। एंड जून 2020 में जो PLA के ट्रूप्स थे उन्होंने सरप्राइज किया इंडिया को इन लद्दाख सेक्टर ऑन कंटेस्टेड LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वेयर द इंडियन आर्मी लॉस्ट, हमारे 20 जवान जो है थे शहीद हो गए थे, इंक्लूडिंग दैट ऑफ कर्नल संतोष बाबू भी गलवान वैली में गए थे। और PLA ने क्या बोला कि उनके केवल 4 ही, मतलब ऑफिशियल जो उन्होंने बोला कि ओनली फोर पर्सनल उनके किल्ड हुए थे उस टाइम पे, है ना। तो ये चाइना की तरफ से था। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इंडिया का जो नैरेटिव है
गलवान में वो थोड़ा सा ओपेक है, उसमें ठीक तरीके से पारदर्शिता नहीं है। एंड देयर हैज़ बीन नो डिटेल्ड ऑफिशियल स्टेटमेंट, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है कहीं भी मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। और करंट टेक्टिकल सिचुएशन इन लद्दाख में क्लियरली मतलब मेंशन करना चाहिए, क्योंकि जून 2020 का जो स्टेटमेंट था हमारे प्राइम मिनिस्टर का, तो ये था कि हमारे टेरिटरी में, इंडियन टेरिटरी में कोई नहीं आया है, ना कोई आ सकता है, इंडियन पोस्ट को किसी ने नहीं लिया है। और रिसेंटली मई में भी आर्मी जो के जो चीफ जनरल हैं MM नरवाने, तो उन्होंने ये कहा कि इंटरव्यू में देयर हैज़ बीन नो ट्रांसग्रेशन, है ना, कि हमारे यहाँ पे कोई भी ट्रांसग्रेशन नहीं हुआ है और जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चल रही है चाइना के साथ। और अगर देखो कोई भी ट्रांसग्रेशन नहीं हुआ है, तो आप क्यों मतलब बार बार बोल रहे हो कि प्री गलवान स्टेटस को हमको चाहिए, है ना, क्यों ये इंसिस्ट कर रहे हो? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है। तो इसलिए या तो आप क्लैरिटी दो, इसके लिए आप एक इंडिपेंडेंट पैनल जो है एक्सपर्ट्स का रिव्यू करने के लिए बैठा सकते हो, कि जो भी इंस्टीट्यूशनल लैप्सेस हुए थे उस दौरान, तो वो आप लद्दाख सेक्टर में वो पब्लिकली आप ला सकते हो। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। अभी चाइना की जो नज़र है हमारे ईस्टर्न सेक्टर में, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश एंड द कंपोजिशन ऑफ Lhasa Nyangching हाई स्पीड रेलवे वर्क बाय एंड जून, मल्टीपल टेक्टिकल स्ट्रैटेजी इम्प्लीकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे यही सब बातें की गई कि क्लैरिटी होनी चाहिए इसमें। देन ये वाला भी यही आर्टिकल है कि केयरफुली कंस्ट्रक्टेड इंडिया चाइना रिलेशन हैव अपेंडेड LAC इन ईस्टर्न लद्दाख कंटिन्यूज टू बी सोर्स ऑफ कंसर्न। तो ईस्टर्न लद्दाख जैसे अगर बात करें, ये है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका कौन सा सेक्टर, ईस्ट वेस्टर्न सेक्टर, ठीक है। ये हो गया वेस्टर्न सेक्टर, ये हो गया आपका जहाँ पे मतलब लद्दाख, पेंगोंग सो, ये सारे रीजन है जो है ना, डेब्रो, मतलब जहाँ पे ये पूरा कंटेंशन चल रहा था, ये हमारा हो गया। फिर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सेंट्रल या फिर मिडिल सेक्टर। फिर यहाँ हमारा हो गया ईस्टर्न सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश वाला है। तो यहाँ पे जो है अभी भी कंसर्न है, और यहाँ के ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो गए हैं। ये कह रहे हैं 4000 किलोमीटर हमारा जो बॉर्डर है इनका। दिल्ली हैड बीन कॉट बाय सरप्राइज एट लार्ज स्केल मिसिंग ऑफ PLA ट्रूप्स, है ना, ईस्टर्न लद्दाख एरिया से वहाँ से गए विद ट्रांसग्रेशन बाय द चाइनीज पेंगोंग एरिया। तो दूसरे फ्रिक्शन पॉइंट्स क्या थे, देप्सांग, गलवान वैली, है ना। तो टू साइड्स यहाँ पे डी एस्केलेटरी स्टेप वो ले रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है पूरी तरीके से क्लैरिटी यहाँ पे नहीं है। और स्टैंड ऑफ जो है अंडरलाइन करता है कि क्या क्या डिफिकल्टीज़ हैं ऑफ डीलिंग द डीलिंग द, मतलब हमारे लिए टू साइड से क्या है, एक चैलेंज है। एक तो LOC का है और LAC का है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पाकिस्तान के साथ है। लेकिन फिर भी अभी थोड़ा अभी कुछ ही टाइम पहले सीज़ फायर जो अग्रीमेंट है वो भी फरवरी में किया था। और पाकिस्तान भी मतलब क्या करे, दिल्ली के जो टाइज़ हैं इस्लामाबाद के साथ वो रिपेयर हों, और चाइनीज़ के जो एक्शन है ऑन द LAC विच कंसाइडेड विद द शार्प एंड बीजिंग वाशिंगटन। तो यहाँ पे भी ये कि चाइना भी मतलब इस दिशा में काम कर रहा है। तो अब देखते हैं क्या आगे होता है। इंडिया नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड, है ना, हमको आगे प्रिपेयर्ड होना होगा, क्योंकि चाइना का कोई भरोसा ऐसा है नहीं। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम का जो ऑप्शन है वो कैंसिल होना चाहिए, मतलब कैंसिल जो था, सॉरी कैंसिल नहीं होना चाहिए, मतलब जो कंप्लीट कैंसिलेशन कर दिया गया एग्ज़ाम का, वो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। आपने हमारी मीडिया में देखा होगा, सोशल मीडिया में क्या बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट था, बहुत बोल्ड डिसीजन लिया गया, बहुत सही था ये, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने भी बोला है कि हेल्थ कंसर्न को देखते हुए बच्चों के, है ना, तो इसलिए डिसीजन लिया गया। लेकिन ये बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब सारे जो ओपन डिस्कशन इसमें नहीं चला, क्योंकि 2013 से कुछ हमारे इंडिया में ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं प्रॉपरली, है ना। 2013 से वो हैं, 2010 से हैं, नीट, JEE, कैट, गेट और इवन द ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्टेड बाय AICTE। फार्मेसी और मैनेजमेंट के लिए जो होते हैं 2010 से कंडक्ट होते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है एंड ट्रस्टेड है, जो असेसमेंट मैथोलॉजी है उस पर ट्रस्ट किया जाता है, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो इस वजह से यहाँ पे जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये भी 2017 में ही इस्टेब्लिश हुई थी। स्पेशलिस्ट ऑटोनोमस और सेल्फ सस्टेन टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो एंट्रेंस एग्जाम, एडमिशन, फेलोशिप के लिए मेनली जो हायर एजुकेशनल है उसमें कंडक्ट कराती है। और इन्होंने जो है स्वयं, है ना, ये भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। और जैसे जिस तरीके से गेट का एग्जाम होता है, एक सिंगल पेपर होता है विद 6 सेक्शन सब्जेक्ट्स ईच ऑफ 30 मार्क्स, तो उस तरीके से यहाँ पे करवा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कराया गया है। तो अभी अगले साल भी हमारी यही सिचुएशन ना रहे, तो अभी से सरकार को क्या लेने होंगे, सारे जितने भी पॉसिबल ऑप्शन है उनको एक्सप्लोर करके डिसीजन लेना होगा, ठीक है। जंपिंग द क्यू, तो ये बोला गया है कि प्रायोरिटी शॉट्स फॉर स्टूडेंट्स हेडेड फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड
इनक्विटस आइडिया, इनक्विटस मतलब जो मॉरली रॉन्ग हो, है ना। प्रायोरिटाइज ऑल स्टूडेंट नॉट अ सेलेक्ट फ्यू, तो यहाँ पे ये बोला है कि सारे ही बच्चों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, केवल कुछ को सेलेक्ट मत करो, है ना। तो ये 18 से 44 के मतलब यहाँ पे कोविड शील्ड में मतलब जो लोग को बाहर जाना है तो उनके गैप को थोड़ा रिड्यूस किया गया था जो अब्रॉड जाएंगे, तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है कि बहुत सारे यूएस मतलब जो यूनिवर्सिटी हैं बाहर की, उन्होंने भी ये किया है कि मतलब वो भी फ्लेक्सिबल हो गए, बट यहाँ पे सेलेक्टिव अप्रोच नहीं रखी जानी चाहिए। ओके तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के बारे में भी देख लिया था, चैरिटी एड फाउंडेशन यूजिंग डेटा गैदर्ड बाय गैलप रैंक्स, और CAF जो इंडिया है उनके द्वारा, ठीक है, चैरिटीज एड फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है ये। वही न्यूज़ ऑन AIR की ही मैंने ऐड कर ली है। ट्री ऑफ कॉफ़ी फैमिली डिस्कवर्ड इन अंडमान एंड निकोबार, तो 15 मीटर टॉल ट्री जो जीनस ऑफ द कॉफ़ी फैमिली से बिलोंग करता है अंडमान आइलैंड में पाया गया। और न्यू स्पीसीज रो पिरोस स्ट्रिया लालजी, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, और फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द जीनस इन इंडिया, और मेडागास्कर में ये पहले पाया जाता था, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड एज पर ICUN, ठीक है, IUCN। और बाकी तो ये सारी है कि बिडर स्पेस 28 मिलियन फॉर ट्रिप टू स्पेस विद बेजोस, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन फाउंड इन श्री सेलम टेम्पल, तो यहाँ पे कॉपर प्लेट जो इंस्क्रिप्शन है वो पाया गया है, और inscription depict the far and wide patronage by people. Out of the 6 sets, 4 have inscription in Sanskrit and Nagari script। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ आप शेयर करें वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें टू आवर चैनल। आई होप कि वीडियो रिकॉर्ड हुआ होगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे हैड।